सर, जब भी हम इसरो की बात नाम सुनते हैं, पर्यावरण को लेकर आप लोग किस तरह का काम करते हैं? जल का संरक्षण कैसे करा जाएगा वो हम सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को बताते हैं। मैं पिछले 10-15 सालों की बात करूं, एक बड़ा चेंज आपने अभी तक क्या देखा है? देखिए, जल संरक्षण एक कंटिन्यूअस जो है प्रोसीजर है, जहाँ पानी का स्रोत कुछ नहीं है। बट ये सैटेलाइट माध्यम से हमने मैप बना के ये जो है लोगों को दिखाया कि गांव के पास नजदीक से नजदीक कहाँ पानी मिलता है। और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमें कंट्रोल करना, अब बिल्कुल हम डेडलाइन तक पहुंच गए हैं और बहुत जरूरी है? क्लियरली हमने लेक्चर में बोला टेम्परेचर। हमने देखा लास्ट 150 इयर्स में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। जो हाईवेज बनते हैं, जो रोड्स बनती हैं, वो आजकल सीमेंटेड बनती है कि उसकी वजह से भी क्या वाटर लेवल कम होता जाएगा? हर जगह हमने घर बना दिया, मतलब वो रन ऑफ जोन बन गया। तो जो है बारिश हुआ और तुरंत वो रन ऑफ होकर निकल गया, क्योंकि मिट्टी नहीं है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। कि अभी जो खेती की जाती है उसमें वो क्या गलतियां कर रहे हैं? नमस्कार, वीर भारत न्यास पॉडकास्ट पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो आपको गर्व की अनुभूति कराते हैं, और ये मेरे लिए वैसा ही क्षण है। उसका कारण ये है कि न सिर्फ धरती बल्कि चंद्रमा तक जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में जिन्होंने परचम लहराया भारतीयता का और ये बताया कि हम किसी से कम नहीं, इनफैक्ट कई चीज़ों में हम बाकी दुनिया से आगे हैं, ऐसा संस्थान है इसरो। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर ईश्वर से, जो NRSC ग्रुप डायरेक्टर है इसरो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ के रहने वाले हैं आप, और भारत में कहाँ कहाँ रहे हैं अब तक पढ़ाई या काम के सिलसिले में? जी देखिए, हम तो जो है उड़ीसा कटक डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुआ, और उसके बाद मेरा स्कूलिंग जो है अपना गांव के मतलब गांव में ही हुआ। बट हमने ग्रेजुएशन के बाद ISM धनबाद में MSc टेक किया, और उसके बाद हम फॉरेन में जाके भी MS नीदरलैंड में किया रिमोट सेंसिंग के ऊपर, और PhD भी जियोइन्फॉर्मेटिक्स में हमने नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटी में किया। और मैं पहले IIRS देहरादून में साइंटिस्ट के तहत नौकरी करता था। देन अभी मैं NRSC हैदराबाद का जियो साइंस का ग्रुप डायरेक्टर हूँ। तो सर, जब भी हम इसरो की बात नाम सुनते हैं तब हमें एक बात तो जहन में आती है कि ये गहरा काम करते हैं, इम्पैक्टफुल काम करते हैं, और इसका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। और क्योंकि हम सदा नीरा जैसे कार्यक्रम में हैं, वीर भारत न्यास ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, श्री राम तिवारी जी ने इसका आगाज किया है, तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि पर्यावरण को लेकर आप लोग किस तरह का काम करते हैं? जी, ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है। हम लोग एक्चुअली इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो लास्ट 25 साल से पानी का संरक्षता, बेसिकली वाटर सस्टेनेबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर, इसी विषय के ऊपर हम इसरो से जुड़े हुए हैं। और पूरे कंट्री में हम जितने भी स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर है उनके साथ हम काम करके जल का संरक्षण कैसे करा जाएगा, व्हाट आर द आर्टिफिशियल रिचार्ज मेजर्स, वो हम सैटेलाइट के माध्यम से लोगों को बताते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, राज्यों में आके कराते हैं, NRSC हैदराबाद में पूरा देश के इंजीनियर्स को कराते हैं। उसके उपरांत हमने पूरा डेटा को एक भुवन प्लेटफॉर्म में रखे हुए हैं, जो साधारण पब्लिक भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, और उस डेटा को स्टडी करके वहाँ के पानी का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांस है, वो भी देख सकते हैं। सर, पिछले सालों में अगर मैं पिछले 10-15 सालों की बात करूं, तो एक बड़ा चेंज आपने अभी तक क्या देखा है हमारे जल के? अगर हम उनके संरक्षण की बात करें या संवर्धन की बात करें, तो हमारी स्थिति पहले से बेहतर हुई है या कुछ गलतियां हैं जो अभी भी हम लगातार कर रहे हैं? देखिए, जल संरक्षण एक कंटिन्यूअस जो है प्रोसीजर है। हम ये आप अच्छा बात कही, क्योंकि हमने
ये जो प्रोग्राम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन प्रोग्राम 99 में शुरू किया था, उस टाइम क्या था, लोग 2-2 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जो है जाते थे। तो नन जो है उसमें एनसीपीसी का विलेज मार्क था, मतलब नॉन कवर्ड पार्शियली कवर्ड रहता, मतलब जहाँ पानी का स्रोत कुछ नहीं है। बट ये सैटेलाइट के माध्यम से हमने मैप बना के ये जो है लोगों को दिखाया कि गांव के पास नज़दीक से नज़दीक कहाँ पानी मिलता है। तब से हमको समझ आ गया था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जितना हमने डबल क्रॉप ट्रिपल क्रॉप ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर का जितना दोहन हो रहा है, वाटर कंजर्वेशन आगे जाके एक बड़ा मसला बनेगा। तो इसलिए इसरो ने सक्सेसिव डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हमारा लास्ट 99 से आज तक सब इसी बात को दोहराते हैं हर ट्रेनिंग में कि वाटर कंजर्वेशन की जाए, पानी को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम संरक्षण करेंगे। और अभी हर घर जल जो नल देने का आया, उससे क्या हुआ, सोर्स से जो पानी मिला ग्राउंड वाटर के साथ सरफेस वाटर को भी जुड़ा जा रहा है। तो सरफेस वाटर से कभी कभी पोल्यूशन ज़्यादा आता है, तो पोल्यूशन को हम लोग जो है निराकरण करके हम वाटर सप्लाई सारे घरों को अगर दे पाते हैं, ये सबसे बड़ा जो है उपलब्धि होगा, ये मैं समझता हूँ। लेकिन वाटर एक ऐसा चीज़ है, हर आदमी को चाहिए, गरीब हो अमीर हो, पानी तो उसको चाहिए। और पानी इट्स लाइक बिकम फंडामेंटल राइट, तो सबको पानी देना जरूरी भी है, और उसका स्रोत देख के ड्रिंकेबल पोर्टेबल वाटर देना जरूरी है। हम उसी चीज़ में लगे हुए। सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है, जो हमें जिस तरह से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उसे बर्बाद कर रहे हैं जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि अवेयरनेस लोगों को। देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम बोलते हैं एक फ्लड इरिगेशन, एक ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में 40% पानी जो है कम यूज होता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन मतलब आपने पानी छोड़ दिया, पूरा चारों तरफ पानी फैल गया, वो जहाँ जरूरत भी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में उसको रूट को पानी देता है, तो उससे क्या होगा कि ओनली जितना पेड़ को पानी जरूरत है हम उतना पानी निकालेंगे। हम पानी ज़्यादा निकालेंगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा। तो वाटर कंजर्वेशन का जो मेजर आप देखिए, और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अभी इंडिया में मैक्सिमम ग्राउंड वाटर जो है इरिगेशन, 80% ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए यूज होता है। ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री में बहुत कम रहता है। हम कितना पानी पीते, लेकिन अगर इरिगेशन को हम मैनेज कर ले न्यू टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेटिक हमारा पानी का प्रॉब्लम सुधर जाएगा। मुझे जो है ये लगता है, क्योंकि हमने देखा है वाटर कंजर्वेशन का मेजर जो है एग्रीकल्चर, इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। क्या टेक्नोलॉजी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है, या अभी हम उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर जो आप कह रहे हैं कि इरिगेशन में मैक्सिमम वाटर जो हमारा यूज़ होता है जी, तो क्या हम उस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं या उस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है? बहुत सारे स्टेट्स में ये चीज़ जो है आगे बढ़ी है। मैंने देखा प्रोग्रेसिव फार्मर्स, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, इवन हम जहाँ रहते हैं हैदराबाद में भी देखे हैं, वो लोग ड्रिप इरिगेशन में चले गए। बट मार्जिनल फार्मर्स, सो इसमें एजुकेशन और अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ का और एक बड़ा सा जो है योगदान रहेगा। जब लोग समझ जाएंगे कि पानी वेस्ट करना मतलब ये धरती माता के अंदर का पानी है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएंगे तो ये हमारी फ़ायदा करेगा। जब ये हमारा माइंड में आएगा तो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम वेस्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक बच जाएगा। आप पैसा हम बचाते हैं क्यों? हमको लगा है फ्यूचर में काम आएगा, जितना खर्चा जरूरी है कर लेते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। पानी का भी वही सिस्टम है, जितना जरूरी है खर्चा करेंगे और पानी हम बचा के रख देंगे। तो हम जब जो है लीन सीजन आएगा, समर सीजन में हम उसको यूज करेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा पानी मिल रहा है, ज़्यादा खर्चा कर देंगे, बाद में हम परेशान होंगे। पैसा में तो हम ऐसा नहीं करते। पानी और पैसा का कंपैरिजन सिमिलर वे में होना चाहिए, तभी क्या होगा, हर आदमी को अवेयरनेस भी बढ़ेगा और हम इस जो है फाइनल सोल्यूशन में पहुंचे। डीप इरिगेशन की आप जो बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा और उसे मुझे सरल भाषा में थोड़ा समझाएं कि अभी जो खेती की जाती है
उसमें वो क्या गलतियां कर रहे हैं या क्या उन्हें करना चाहिए जिससे कि वो भी उस तरह की टेक्नोलॉजी या उस रूप में अपनी खेती कर सकें। जी, तो क्या वो चीज़ें करें? ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है, शायद इसीलिए, क्योंकि हमारे फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, पुअर रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनको जो मतलब इनिशियल जो राशि चाहिए हाँ हाँ वो उनके पास नहीं होता, क्योंकि आपको ड्रिप इरिगेशन करने के लिए पूरा खेती में पाइप बिछाना पड़ेगा, हाँ। हर जगह एक आपको पॉइंट देना पड़ेगा, पानी जो है उसका रूट को जाए। तो जनरल में क्या आप देखते हैं, उसका एक कोने में रख दिया पाइप, वो पानी पूरा जो है खेती में भर गया, हाँ लेकिन उससे क्या 60% पानी तो मिट्टी में जो है नीचे चला गया, ऊपर भी चला गया, हाँ। वो तो पेड़ों को जो है नहीं जा पाया। हाँ। लेकिन अगर हम पूरा पाइप बिछा के ओनली पेड़ का जो रूट है जो उसके पास ही हम छेद देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो खर्चा कम हो जाएगा पानी का, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कॉस्टली है, हाँ। इसलिए शायद ज्यादा फार्मर्स इसका Exactly. इस्तेमाल नहीं करते। Exactly. तो क्या बाकी जगहों पे गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है एज अ सब्सिडी, या हेल्प करती है, या कॉर्पोरेट्स कुछ हेल्प करते हैं इसके लिए, या कर सकते हैं? कॉर्पोरेट में जो है बड़ा सा योगदान रहे, वही हम लोग अभी सदा निरा में ये डिस्कशन हो रहा था, जैसे वर्टिवर ग्रास का बात हो रहा है, जैसे दूसरा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है, इसमें आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है दे कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द मार्जिनल फार्मर्स। दैट इज व्हाट फाइनल डिस्कशन केम आउट। गवर्नमेंट कितना भी चाहे करे, एंड पॉइंट तक गवर्नमेंट हर आदमी को नहीं पहुंच पाएंगे, गवर्नमेंट तक दिशा दिखाएगा, लेकिन हर आदमी का कोशिश, साथ ही साथ हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनका CSR इनिशिएटिव से भी वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अगर वो लेते हैं, सारे मिलके वी कैन क्रिएट ए गुड एनवायरनमेंट। और कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी नज़र में आते हैं, चाहे वो जल की बात हो, पृथ्वी की बात हो, और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमें कंट्रोल करना अब बिल्कुल हम डेडलाइन तक पहुंच गए हैं और बहुत ज़रूरी है, जो आपके ऑब्जर्वेशन में आता हो, चाहे वो पेड़ों को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, हवा को लेकर हो, और कौन से ऑब्जर्वेशंस आप बताना वो चाहेंगे? तो जो है क्लियरली हमने लेक्चर में बोला, टेम्परेचर हमने देखा लास्ट 150 ईयर्स में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। इससे क्या होता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन बढ़ेगा, सॉइल मॉइस्चर जो नमी है कम हो जाएगा, सॉइल में नमी कम होने से क्या होगा, वो सारे जो पेड़ है वो नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को जो है खींचेंगे, तो जल स्तर जो है कम हो जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर कम रहेगा, थोड़ा वाटर टेबल सालो रहेगा तो आराम से पेड़ भी उगेंगे, हरा भरा हो जाएगा, पानी भी अच्छा रहेगा, बारिश भी होगा, तो पूरा एनवायरनमेंट जो है सस्टेनेबल रहेगा। तो इसीलिए हमें अभी क्या करना है, हर जगह जितना भी पेड़ लगाना है और हमारा एनवायरनमेंट को कूल रखना है। वही वो बोल रहे थे, एक वर्टिवर ग्रास लगाने से कुछ जगह में 9 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो जा रहा है, क्योंकि वो सॉइल मॉइस्चर को इतना पकड़ के रखता है और उसका रूट जो है 3-4 मीटर लंबा होता है। वो एक्सपेरिमेंट भी जो है कुछ लोगों ने किया, उस टाइप का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ओनली वो लोगों को पास पहुंचना चाहिए बस। एक चीज़ सर, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, जो हाईवेज बनते हैं, जो रोड्स बनती हैं, वो आजकल सीमेंटेड बनती हैं जी। तो एक बात जो बार बार निकल कर आती है कि उसकी वजह से भी क्या वाटर लेवल कम होता जाएगा, पानी बरस रहा है लेकिन वो धरती के अंदर शायद उतना नहीं जा पा रहा, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ये तो एक कारण है ही, जैसे हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं, आपको भी पता है, हर जगह हमने घर बना दिया, मतलब वो रन ऑफ जोन बन गया। बरस जो है बारिश हुआ और तुरंत वो रन ऑफ होकर निकल गया, क्योंकि मिट्टी नहीं है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। लेकिन जो है उसके लिए हम लोग क्या करना है, साइड में हमने जैसे हमारा छत का पानी, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जिसको कहते हैं, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, वो एक बढ़िया टेक्निक है। हर घरों में आप घर का बनाने का परमिशन के टाइम आपको जो है एक पिट करना है, रिचार्ज पिट, आपका घर का छत से पाइप लगाना है, पानी जो है उधर जाना है, ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड को जो है मतलब रिचार्ज कर देगा। जैसे आपका सीमेंटेड रोड है, उसके साइड में आप ड्रेन बना दिए, वो ड्रेन में आपने क्या किया, होल कर दिया। कई सारे जगह में मैंने नागपुर में देखा, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो पानी सीमेंटेड रोड से जाता है, वो पानी को उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल रिचार्ज करके जगह में जो है होल करके
वहाँ फिल्टर लगा दिया तो ऑटोमेटिक बारिश का पानी रिचार्ज अंदर होके जाता चला जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे सर, अगर अभी आपके जहन में आए कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपने देखा हो दूसरे शहरों में हो रहे हैं जिनसे काफी बेनिफिट हो रहा है, जैसे आपने ये बताया कि रोड साइड उन्होंने कुछ होल्स हाँ। कर रखे हैं, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आपने देखे हैं, केस स्टडीज आपने देखी हैं जो बाकी जगहों पर जरूर लोगों को फॉलो करना चाहिए? ये तो केस स्टडी मैंने जो है नागपुर में देखा, हमको अच्छा लगा, उन्होंने मुझे दिखाया रिचार्जिंग के लिए काफ़ी सीमेंटेड रोड है। और दूसरा है आजकल पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट एवरी लार्ज सिटी उन्होंने कंपलसरी कर दिया रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। वो अगर आप कर लेते हैं, प्लस हमने एक अर्बन एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने देखा कि जो है कई सारे इलाका में जहां आपका वाटर सप्लाई कंटिन्यूअस 24 घंटा आता है, वहां ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन कम होता है, पानी ऊपर रहता है। जहां आपको वाटर सप्लाई कम है, वहां क्या होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जो है उसका स्तर नीचे चला जाता है। तो अगर हमने एक यूनिफॉर्म सप्लाई सिस्टम कर दिया, भाई सबको इक्वल अमाउंट ऑफ जो है वाटर मिलेगा, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह से नहीं चारों तरफ से कर दिया, तो आपको क्या है ग्राउंड वाटर का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। आपको एक बड़ा सा प्रोग्राम सरफेस वाटर को हमें इंडिया में और भी बढ़ाना है ताकि ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी कम हो जाए। आजकल हम देखते हैं कि बॉटल्स में पानी आ रहा है, मतलब एक जो नई धारणा निकली कि भाई पीने का पानी साफ नहीं है, तो उसको लेकर भी एक बड़ा बिजनेस और एक बड़ा मार्केट खड़ा हो गया है। आपको लगता है कि ये अवधारणा जो है इसको बदलने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि हम पीने के पानी को ही कई कैटेगरीज में बांट रहे हैं, तो क्या इससे भी नुकसान हो रहा है? ये तो जो है इसका बारे में मैं आपको मतलब डिटेल जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी देश नहीं है शायद वर्ल्ड में, मेरे ख्याल में जितना 8-9 कंट्रीज़ है जहाँ वो लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट सप्लाई सिस्टम, मतलब वो फ्लॉस में भी वही पानी यूज हो रहा है, नहाने के लिए भी वही पानी और पीने के लिए भी वही पानी। बट देर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो ये जो है सिस्टम मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में हमें और भी जो है बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और रिवर वाटर को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नदियों को लेकर बहुत एक, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं नर्मदा के बारे में काफ़ी चलता है कि पानी उतना साफ नहीं है, और कई जो नदियां हैं उसमें हम अपना वेस्ट भी डाल रहे हैं, लोग उसमें कचरा भी डालते हैं, उसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। कहीं कहीं पर श्रद्धा के नाम पर कर रहे हैं, कहीं कहीं पर बिजनेस को है इसलिए वो उसमें वेस्टेज डाल देते हैं। उससे जो हमारा पानी पोल्यूट होता है, उससे कितना असर पड़ता है ग्राउंड वाटर लेवल पर? कोई भी पानी देखिए, अगर सरफेस वाटर पोल्यूट हो गया, ऑटोमेटिक ग्राउंड वाटर के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो है लेजिस्लेशन और लेजिस्लेशन का इम्प्लीमेंटेशन, वो चीज़ जो है हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये चीज़ अगर हमने बोला नहीं करना है, हम लोग कितना उसको फॉलो करते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि हर चीज़ जो है रूल किसके लिए बनाया गया। आपको हेलमेट में छोटा सा एग्जांपल ऑलवेज कहता हूँ, आपको क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलेगा आप हेलमेट पहने? ये तो आपका सेफ्टी है, कल का एक्सीडेंट होगा, आप मरेंगे, आपका घर वाले रोएंगे। ये तो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे को सेफ्टी चाहिए, मैं हेलमेट पहन के जाऊंगा, ये तो जो है मेरा माइंड में आना चाहिए। ऐसे ही जो है ये तो मेरा जो है अपना पानी है, यही पानी मेरे घर में आता है, उसको हम शुद्ध रखेंगे। ये तो सर जो है एक सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं, उससे आता है। ये फ्यूचर को लेके कुछ नए प्लान्स जो आप लोग बना रहे हैं या जिन पर काम चल रहा है, जो हमें भविष्य में देखने को मिलने वाले हैं पर्यावरण को लेकर ही, उनके बारे में आप ज़रूर हमें कुछ बताएं। देखिए, पर्यावरण में तो मैं ज़्यादा जो है नहीं बोल सकता, लेकिन वाटर का पर्टिकुलरली जो है फ्यूचर में हम आगे जो विज़न लेके चलते हैं। अभी हमारा जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन और रिचार्ज उसमें काफ़ी एक मतलब डिफरेंस है। इसलिए जितना पानी अंदर छोड़ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ये एक मुहिम जो है चलाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन गांव में, मोहल्ले में, रास्ते में, जहाँ भी हमको स्कोप है पॉइंट रिचार्ज करें, पहाड़ में रिचार्ज करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल
जो है धरती के अंदर चला जाए, ताकि जो नदियाँ सूखा है उसमें पानी बहने लगे, जो ग्राउंड वाटर स्तर नीचे चला गया वो ऊपर आ जाए, ऑटोमेटिक हमारा धरती हरा भरा हो जाएगा और एनवायरनमेंट जो है क्लीन हो जाएगा। वीर भारत न्यास श्री राम तिवारी जी ने सदा नीरा जैसा एक कार्यक्रम आयोजित किया जो हर साल हम लोग यहाँ करते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म से कितना फायदा आप महसूस करते हैं? हाँ, मैं इसको जो है आज अटेंड करके देखा, आपने काफ़ी अच्छा मतलब तर्कशास्त्र लगाया, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया एंड इसमें से काफ़ी जो है इंटरेक्शन से काफ़ी फ़ायदा होगा। मतलब ये जो है कॉमन पब्लिक भी सुने, कई सारे आए हैं, इससे एक अवेयरनेस, बहुत बड़ा अवेयरनेस बन रहा है स्टेट में और लोगों को भी जानकारी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो भी काम पब्लिक अवेयरनेस के लिए हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा आप कंटिन्यू करते रहिए। आखिर में सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जल बचाने के लिए क्या क्या करें? तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए? मेरा तो यही मैसेज है, जैसे आप पैसा बचाते हैं, हाँ। आपको जितना जरूरत है उतना खर्चा करते हैं, आप जो है खर्चा तो फुकट में नहीं करते, जल का भी जो है ऐसा सोचिए ये भी एक पैसा है, हमको जितना जरूरत है खर्चा करें और जल हम बचा के रखें। बिल्कुल सही बात। और आखिर में मैं भी इसी बात से बात को ख़त्म करूंगा, जैसा सर ने भी कहा कि हेलमेट हम लगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वैसा ही समझें कि जब आप किसी नदी तालाब को गंदा कर रहे हैं तो याद रखिए कि वो आपके घर में आने वाला पानी ही है। तो क्या आप वैसा पानी पीना चाहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर याद रखिए कि आपको उस नदी तालाब को गंदा नहीं करना है। हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।